नमस्कार, मैं रविश कुमार। गाज़ा में रहने वाले 23 लाख लोग क्या ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्या इस बार गाज़ा को बचाया जा सकेगा या पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा? क्या यहाँ के आम लोग भूख और बम से मार दिए जाएंगे? हमास के हमले ने गाज़ा को दांव पर लगा दिया है। हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है और हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि वो बंधकों के सहारे इजरायली और अमेरिकी जेलों में कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेगा। लेकिन क्या हमास इसके सहारे गाज़ा पर इजराइल के प्रकोप को रोक पाएगा? फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मुस्तफा बगरूती ने वायर के करंट थापर से कहा है कि हमास ने कैदियों की अदला बदली का एक ऑफर पेश किया है, जिसे अगर इजराइल मान ले तो 24 से 36 घंटे में शांति बहाल हो सकती है। इजराइल की जेलों में कैद सभी औरतों की रिहाई के बदले हमास अपनी हिरासत में कैद नागरिक बंदियों को छोड़ देगा। इजरायली सिपाहियों की रिहाई के बदले हमास ने सभी पुरुष फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। इस मामले में कतर और इजिप्ट मध्यस्थता कर रहे हैं। क्या इजराइल ये मांग मान लेगा? यहाँ 2006 की एक घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तब हमास ने ही इजराइल के एक सैनिक गिलाद शलित को अगवा कर लिया, जिसे 5 साल बाद 2011 में रिहा किया गया। यह वीडियो इजराइल सरकार के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। 19 साल के गिलाद शलित को इजराइल के भीतर से अगवा किया गया था। उस घटना में 2 इजरायली सिपाहियों की मौत भी हुई थी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाज़ा पर बहुत बमबारी की। 5 साल तक यह विवाद चला और अंत में इजराइल को करीब 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा, जिन्हें इजराइल ने घातक हमलों का आरोप लगाकर बंदी बनाया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वायुसेना के अड्डे पर अगवा किए गए सैनिक का स्वागत किया था। इस हिसाब से हमास के पास जितने भी बंधक हैं, उनसे वह काफी कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन इजरायली सेना ने कहा है कि बंधक लोगों के परिवारों को जानकारी दे दी गई है और यह भी कहा है कि इस युद्ध में बंधकों की परवाह नहीं की जाएगी। क्या ऐसा करना नेतन्याहू के लिए आसान होगा? हमास ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि हमने इस युद्ध की काफी तैयारी की है और हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो लंबा युद्ध ही क्यों ना हो। आतंक के नाम पर इजराइल के साथ खड़े होने वाले तमाम देश गाज़ा के साथ होने जा रहे इस आतंक पर क्या स्टैंड लेंगे, यह उनका इम्तहान है। इजराइल के पीछे खड़े होकर वे गाज़ा को बर्बाद होते नहीं देख सकते। उनकी एकजुटता के बाद भी गाज़ा का सच दुनिया के सामने आ रहा है। दशकों से यहाँ के लोग बिना अधिकार के जी रहे हैं। लोग बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के जीने के लिए मजबूर हैं। गाज़ा के बच्चों पर जो कहर बरपाया गया है, क्या उसे कोई बड़ा नेता आतंकवाद कह पाएगा? हमने आज के वीडियो के लिए अखबारों के लेख छान मारे। उनमें साफ दिख रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन से कितनी नफरत करता है। यकीन ना हो तो नेतन्याहू सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री का बयान आप देख लीजिए, जिसे रॉयटर्स ने छापा है। इसी साल जनवरी की एक खबर है कि नेतन्याहू सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीनी झंडे हटा दिए जाएं। उनका ही बयान है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराना भी आतंकवाद का समर्थन करना है। दुनिया हमास की कार्रवाई को लेकर 2 खेमों में बट गई है, आतंकी कार्रवाई कहे या फिलिस्तीन का स्वतंत्रता संग्राम। मगर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के आंतरिक सुरक्षा मंत्री की नजर में आतंकवाद क्या क्या है। फिलिस्तीन का झंडा लहराना भी आतंकवाद का समर्थन करना है। तो इतना अहंकार है और नफरत भी। तो इस पूरे मामले में आतंकवाद की परिभाषा इजराइल और उसके मित्र देश तय कर रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं। इस वक्त दुनिया के मंच पर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो गाज़ा और वेस्ट बैंक के लिए बोलने का नैतिक साहस रखता हो। सभी इजराइल के पीछे खड़े होकर निहत्थे लोगों पर बम बरसाए जाने का वीडियो हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गाज़ा के साथ आज जुल्म हो रहा है। ये नेता तब भी चुप थे जब 1 साल नहीं कई दशकों से गाज़ा के खिलाफ जुल्म होता रहा। इजराइल ने कहा है कि वह गाज़ा में बिजली की सप्लाई बंद कर चुका है। खाने पीने की सामग्री और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। लोगों को भूख से मार देगा। जब इजराइल कहता है कि वह गाज़ा में बिजली की सप्लाई नहीं करेगा, तो क्या आप जानते हैं कि इजराइल वहां 24 में से 4 घंटे की बिजली सप्लाई कर रहा था। इजराइल गाज़ा को बिजली देता नहीं है, गाज़ा को यह बिजली खरीदनी पड़ती है। गाज़ा का एकमात्र पावर प्लांट आधी क्षमता पर काम कर रहा है, उसका डीजल भी इजराइल से आता है। बाकी आधी बिजली इजराइल से खरीदी जाती है। इस बिजली में भी इजराइल कटौती करता रहता है, जिसका गाज़ा की आम जिंदगी के अलावा
वहां के अस्पतालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब इजराइल कहता है कि वह गाजा को खाने पीने की सप्लाई रोक देगा, तब क्या आप जानते हैं कि 2007 से 10 के ब्लॉकेड के दौरान इजराइल प्रति व्यक्ति कैलोरी के हिसाब से खाना सप्लाई कर रहा था। इजरायली सरकार के आलोचकों ने कहा था कि यह हमास पर दबाव बनाने के लिए किया गया था। इजराइल की सेना ने कहा कि ऐसा कुपोषण की स्थिति को टालने के लिए किया गया, ना कि खाने की कमी पैदा करने के लिए। क्या जवाब है? 2012 में इस पर खबरें काफी छपी थीं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक आम जनता में जानबूझकर भूखमरी फैलाना एक युद्ध अपराध है। इजराइल गाजा पर कई तरह की जरूरत के सामान के आयात पर रोक भी लगाता है, जैसे दवा, खेती से जुड़े औजार और इमारतों को बनाने के सामान। 2011 के जेरूसलम पोस्ट और एनबीसी की एक खबर आपसे साझा करना चाहता हूं। 2008 में एडवर्ड स्नोडेन की विकीलीक्स में पर्दाफाश हुआ था कि इजराइल गाजा की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है, इस स्तर पर ला देना चाहता है कि किसी तरह से चलती रहे और मानवाधिकार का संकट भी ना हो। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास ने यह जानकारी वॉशिंगटन को भेजी थी। यह खबर कई जगहों पर छपी है। अमेरिकी समाचार एजेंसी एनबीसी ने भी इस खबर को प्रकाशित किया था। लिखा था कि इजराइल को भी पता था कि उसकी इस नीति से इलाके के आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। साफ है, गाजा को मिटाने की कोशिशें हमास के हमले के पहले से होती रही हैं। यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गाजा पर आज जवाबी हमला नहीं हो रहा है। गाजा को मिटा देने की कार्रवाई आज शुरू नहीं हुई, बल्कि कई दशकों से जारी है। गाजा से काम करने वाले हजारों लोग परमिट लेकर इजराइल जाते हैं। इजराइल जब चाहता है इनके परमिट रद्द कर देता है और लोगों को प्रशासनिक कारणों से जेल में डाल देता है। हाल ही में इजराइल ने वर्क परमिट वाले 20,000 लोगों को काम पर जाने से रोक दिया। उनके घरों में तबाही मच गई। गाजा को कतर से मदद मिल जाया करती थी। हमले से चंद रोज पहले हमास अपील कर रहा था। यह खबर छपी है कि गाजा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसे पैसे चाहिए, मगर कतर फैसला नहीं कर पा रहा था। गाजा के भीतर यह हताशा किस मकसद से पैदा की जाती रही है? गाजा की सीमा पर आए दिन प्रदर्शन होने लगे थे। इन सब घटनाओं पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि गाजा पर आतंक कौन बरपा रहा था। यह आप पर है कि आप इन सभी को गाजा पर आतंकी जुल्म मानते हैं या नहीं। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि वे युद्ध नहीं चाहते थे, उन पर युद्ध थोपा गया है। लेकिन यह सही नहीं लगता। गाजा पर इजराइल का हमला वाकई बहुत बड़ा है, मगर निश्चित रूप से पहला नहीं है। अलग अलग स्केल पर गाजा से लेकर वेस्ट बैंक के इलाके में लोगों के मारे जाने की संख्या बता रही है कि इजराइल ने हमेशा ही युद्ध किया है। इजराइल गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक के इलाके में हमेशा से युद्ध करता रहा। इजराइल को गाजा की चिंता नहीं है। इस बार वह अगले कई दशकों तक के लिए गाजा की सूरत बिगाड़ देना चाहता है। इसलिए आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि गाजा में रहने वाले 23 लाख लोग क्या मिटा दिए जाएंगे। गाजा पट्टी की लंबाई 41 किलोमीटर है और चौड़ाई मात्र 12 किलोमीटर। एक जगह पर तो चौड़ाई मात्र 6 किलोमीटर रह गई है। दिल्ली से 4 गुना छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। यह धरती पर तीसरी ऐसी जगह है जहां आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। इस जगह का आकार बताता है कि किस तरह यहां रहने वाले लोगों को धक्का देकर इतनी छोटी सी जगह में ठूंस दिया गया है और हवा पानी बंद कर दिया गया। इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। इजराइल लोगों से कह रहा है कि वह गाजा छोड़ दें, मगर यह नहीं बताता कि छोड़कर कहां जाएं, किस रास्ते से जाएं। क्या इजराइल उन्हें अपनी जमीन से कहीं और जाने का रास्ता देगा? उन्हें कौन संरक्षण देगा? संयुक्त राष्ट्र ने तो यह भी कहा है कि इस समय जो लड़ाई हुई है वो शून्य से पैदा नहीं हुई, बल्कि दशकों तक फिलिस्तीन के इलाके के कब्जे की स्थिति से पैदा हुई है। यह वो बयान है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान की अपने आप आलोचना कर देता है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने युद्ध नहीं शुरू किया, लेकिन अब हम इसे खत्म करेंगे। यह बयान न केवल इस मामले में बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। नेतन्याहू को पता है कि गाजा के सभी 23 लाख लोग हमास के समर्थक नहीं हैं और ना ही हमास के लड़ाके हैं, जबकि गाजा के ही कई लोगों ने मीडिया से कहा कि वे ना तो हमास के सदस्य हैं और ना ही फिलिस्तीन अथॉरिटी के। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गाजा का खात्मा अनिवार्य हो गया है। हमें देखना चाहिए कि कैसे पिछले कुछ समय से नेतन्याहू गाजा को छोड़कर वेस्ट बैंक के इलाके में मामले को उकसा रहे थे।
क्या यह अपने आप में आतंक नहीं कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों को 565 तरह के चेक पॉइंट और मानव निर्मित अवरोधों जैसे रोड ब्लॉक, ट्रेंच और बैरियर से गुजरना पड़ता है। यहां के लोगों को अस्पताल तक जाने में कई घंटे लग जाते हैं। क्या यह आतंक नहीं है? इस इलाके के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी ने बताया कि वेस्ट बैंक में उकसाने के कई प्रयास हुए हैं। गाजा से इजरायलियों को निकालकर वेस्ट बैंक की तरफ बसाया गया। गाजा में एक भी इजरायली नहीं बचा। वेस्ट बैंक में भी आए दिन फिलिस्तीन मारे जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 250 से अधिक लोग मारे गए। चूंकि एक एक कर लोग मारे गए, इसलिए इनका बेमौत मारा जाना दुनिया की नजर में नहीं आया। 2023 के 10 महीनों में ही इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में करीब 40 बच्चों की हत्याएं की हैं। इजराइल के मंत्रियों के बयान आने लगे कि वेस्ट बैंक पर चलने का पहला हक इजरायलियों का है, अरबों का नहीं। यहां के जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा है, वहां पर नेतन्याहू की सेना और पुलिस के लोग नमाजियों को तंग करने लगे। इस तरह से सारा ध्यान वेस्ट बैंक पर था ताकि यहां तनाव पैदा कर इजराइल के लोगों को सुरक्षा के नाम पर नेतन्याहू अपने पीछे एकजुट कर सकें। वेस्ट बैंक में व्यस्त होने के कारण गाजा से ध्यान हट गया और हमास ने अपनी तैयारी कर ली। इस बात से फिर भी इसका जवाब नहीं मिलता कि इजराइल के खुफिया तंत्र को कैसे पता नहीं चला। ऐसा भी नहीं था कि इजराइल ने गाजा से सेना और खुफिया तंत्र हटा लिया था। नेतन्याहू लंबे समय से इजराइल के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तमाम लेखों से गुजरते हुए यही लगा कि नेतन्याहू ने हमेशा ऐसा माहौल रचा कि बातचीत के लिए माहौल ना बने और बातचीत किससे हो, इसके लिए मैदान में कोई भरोसेमंद पक्ष नजर ना आए। आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यू को उठाकर देखिए। इसी फरवरी 2023 में CNN को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि फिलिस्तीन खुद पर राज करे, लेकिन ऐसी शक्ति दी जाए जिससे हमें खतरा ना हो। जाहिर है इसका मतलब यही था कि स्वतंत्र राज्य के रूप में फिलिस्तीन का अस्तित्व नेतन्याहू को स्वीकार नहीं। मीडिया में इसे इस तरह से छापा गया कि इसका मतलब होगा फिलिस्तीन के पास संप्रभु शक्तियां नहीं होंगी, इजराइल की शर्तों पर ही उन्हें यह ताकत मिलेगी। ऐसा ही बयान नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में दिया। अमेरिकी नेशनल पब्लिक रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सारे मामले इजराइल के हाथ में रहेंगे। 2014 में उन्होंने जो बाइडेन से कहा कि केवल यही मॉडल कारगर होगा। 2017 में नेतन्याहू ने कहा कि अगर फिलिस्तीनी यूनिटी में हमास शामिल हुआ तो उनकी सरकार किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत नहीं करेगी। लेकिन 2019 का उनका एक बयान हारेज अखबार ने अभी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि जो भी फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोकना चाहता है उसे हमास को मजबूत करने में सहयोग करना होगा। दोबारा पढ़ दूं, जो भी फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोकना चाहता है उसे हमास को मजबूत करने में सहयोग करना होगा, हमास को पैसा देना होगा। यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। इस संदर्भ में यह बताना जरूरी है कि शुरुआती दिनों में इसी रणनीति के तहत हमास को खड़ा किया गया ताकि फिलिस्तीन अथॉरिटी, PLO और हमास जैसे कई पक्ष हो जाएं और बहाना मिल जाए कि किससे बात करें, किस पर भरोसा करें। इसलिए जब हमास ने चुनाव जीता तो उसकी जीत को मान्यता नहीं दी गई। कभी हमास गुलेल से पत्थर चलाने के लिए जाना गया, अब उसके लड़ाके रॉकेट चला रहे हैं। यह सब कैसे हो गया? 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ, आज 4 दिन हो गए, मगर इसका जवाब नहीं मिला कि हमास की मदद किसने की, हमास ने इतनी तैयारी कैसे कर ली, 5000 रॉकेट उसके पास कहां से आ गए, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कहीं तो हुई होगी। इस जवाब के लिए आप सभी को कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इजराइल के संपादकीय पन्ने पर टेल श्नाइडर के इस लेख को पढ़ सकते हैं। हेडिंग है फॉर इयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इसमें साफ साफ लिखा है कि नेतन्याहू ने वर्षों तक हमास को संरक्षण दिया, मगर अब यह संगठन उनके हाथ से निकल चुका है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास को कमजोर करने के लिए गाजा में हमास को खड़ा किया गया। इस तरह हमास को एक छोटे से संगठन से उठाकर इतना मजबूत कर दिया गया कि उसके साथ इजिप्ट की मध्यस्थता से इजराइल बात करने लगा। हमास को विदेशों से पैसा लेने की अनुमति दी गई। गाजा के मजदूरों को मिलने वाले वर्क परमिट की बातचीत में भी इजराइल हमास को शामिल करने लगा।
इजराइल की नीति रही है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को बोझ समझो और हमास को एसेट की तरह देखो। ये बात मौजूदा वित्त मंत्री ने 2015 में खुद कही। इस दौरान हमास द्वारा छोटे मोटे हमलों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह सब टाइम्स ऑफ इजराइल की संपादकीय में लिखा है। इजराइल को एक दुश्मन चाहिए था, वो मिल गया, और इन अखबारों में छपे कई लेखों के अनुसार इसे खड़ा करने में इजराइल और अमेरिका का ही हाथ रहा। 2009 में अमेरिकी सीनेट के एक सदस्य रॉन पॉल ने भी सीनेट के भीतर आरोप लगाया कि हमास को खड़ा करने में अमेरिका का हाथ रहा है। अगर आप पुरानी खबरों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल फिलिस्तीन के संगठनों को बांटने की नीति के चलते फिलिस्तीनी राज्य के सवाल को टालने में रहा, और सफल भी रहा। इजराइल से इनकी बातचीत बंद हो गई। उससे ज्यादा तो हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच अपने प्रभाव क्षेत्र को लेकर करार होने लग गए। मगर इजराइल इस मामले में भी फेल हो गया। इजराइल केवल खुफिया और सैनिक मामलों में ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक मामलों में भी गच्चा खा गया। अरब देश तेल के व्यापार की छवि से निकलने के लिए बेताब थे। उन्हें फिलिस्तीन का मुद्दा बोझ लगने लगा। वे किसी बहाने से इजराइल के करीब जाने लगे ताकि खेती के विस्तार की तकनीक मिले और साइबर सुरक्षा मजबूत हो। इजराइल को लगा कि अब उसके लिए फिलिस्तीन को कुचल देना आसान होगा, क्योंकि अरब देशों को उसकी परवाह नहीं। चुनौती अरब देशों के लिए भी है, जो फिलिस्तीन के मुद्दे को दशकों तक दुनिया के मंच पर उठाते रहे। लेकिन क्या यही अरब देश इजराइल से अपने नए बन रहे संबंधों को किनारे कर फिलिस्तीन और गाजा की तबाही को रोकने का गंभीर प्रयास करेंगे? यह सवाल संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, बहरीन और मोरक्को से भी है, जिन्होंने हाल में इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर किए हैं। इन रिश्तों को बेहतर करने में इजराइल को कई दशक लग गए। इनके बीच लंबे समय तक कांटा बने रहने वाला फिलिस्तीन गायब भी होने लगा, और कुछ देशों ने तो इजराइल से संबंध फिलिस्तीन के नाम पर ही बनाने शुरू कर दिए। अब उन्हें अपनी जनता को जवाब देना पड़ सकता है। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी जीत थी। वह दिखा रहा था कि पूरे क्षेत्र में उसका विरोध खत्म हो रहा है। अब वो चाहे जो कर सकता है। मगर सब पलटने लगा है। क्या इजराइल इन नए संबंधों को दांव पर लगाकर गाजा को पूरी तरह मिटा देगा? हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन फिर से अरब देशों की राजनीति के केंद्र में आ गया है। हमास के हमले ने इजराइल को सैनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी फेल कर दिया। यह जरूर है कि ज्यादातर अरब देश इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर मोरक्को, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की जनता फिलिस्तीन की रट लगा रही है। संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने हिंसा को रोकने की मांग की है। ये सभी देश उसी भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं जहां पर इस हिंसा के फैल जाने की आशंका है। सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों की मांग को दुनिया के सामने उठाया और हिंसा को रोकने की मांग की। कतर ने भी हिंसा भड़काने के लिए इजराइल पर आरोप लगाए हैं। सालों से उनके अधिकारों के हनन और अल अक्सा मस्जिद में इजरायली बलों द्वारा बार बार घुसपैठ का हवाला दिया गया। हमले के बाद तुर्की ने मध्यस्थता का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लेकर तुर्की में इजराइल के राजदूत ने कह दिया कि अभी मध्यस्थता की बात करना जल्दबाजी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जाग से कहा है कि गाजा के लोगों पर एक मुश्त हमला करने से स्थिति और खराब होगी और इलाके में हिंसा का चक्र बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से फिलिस्तीन को किनारे कर अरब देशों को साधने की इजराइल की कोशिशें फेल हो गई हैं। इजराइल की इस राजनीतिक और कूटनीतिक असफलता पर कम बात हो रही है। यही कारण है कि वह अपने टारगेट को केवल गाजा तक सीमित रखना चाहता है। वह गाजा को मिटा देने के लिए ललकार तो रहा है, लेकिन जैसा शुरू में लगा था कि वह इस इलाके में अन्य देशों पर भी बरस पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। हमास के पीछे ईरान और लेबनान के होने की खबरें आई थीं, मगर अब इजराइल की सेना ने कहा है कि इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि हमास के हमले में ईरान का हाथ था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास को समर्थन देने से इनकार किया है। इस बीच अमेरिका से पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले में ईरान का हाथ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। तब फिर हमास के पीछे कौन है? किसने उसे इतने संसाधन उपलब्ध कराए? यह तमाम जानकारियां आपको समझने में मदद कर सकती हैं कि गाजा में क्या चल रहा है और गाजा को दबाने या मिटाने की कोशिश क्यों हो रही है। आप यह भी देखेंगे कि वेस्ट बैंक की फिलिस्तीन अथॉरिटी कमजोर पड़ चुकी है। विरोध या प्रतिरोध की कोशिश केवल गाजा से हो रही है। रूस ने हमास की निंदा नहीं की है, लेकिन कहा है कि इस मामले में सबसे भरोसे का समाधान यही होगा कि साथ का साथ फिलिस्तीनी राज्य का गठन कर दिया जाए। 10 अक्टूबर की शाम रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान आ गया कि इजराइल और हमास की लड़ाई मध्य पूर्व में अमेरिका की नीतियों की नाकामी को दर्शाती है।
पुतिन ने कहा कि एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का गठन आवश्यक है। पुतिन का कहना है कि दुनिया में शांति कायम करने के जितने भी प्रयास चल रहे हैं उन पर अमेरिका अपना एकाधिकार रखना चाहता है। अक्सर उसने ऐसे समझौतों को नजरअंदाज किया है जिससे दोनों पक्ष सहमत होते हैं। अमेरिका ने फिलिस्तीन के हितों को अनदेखा किया। रूस ने यह लाइन लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। रूस का कहना है कि वह दोनों पक्षों के संपर्क में है। चीन ने हमले की निंदा नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई से नागरिकों की मौत का दुख है, नागरिकों पर हमले को गलत बताया है और फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऐसे उपाय की अपील की है जिसमें सभी पार्टियों की मांगें सुनी जाएं। हमले के बाद पहले बयान में चीन ने तुरंत युद्ध विराम की बात कह दी। उस बयान में चीन ने हमास का नाम नहीं लिया और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग को दोहरा दिया। इस बयान पर इजराइल और अमेरिका ने चीन की निंदा कर दी। नेतन्याहू कूटनीतिक से लेकर रणनीतिक असफलताओं से घिर गए हैं। वे भले टीवी पर दहाड़ रहे हों, मगर उनकी असफलता ने इजराइल की प्रतिष्ठा को लंबे समय के लिए चोट पहुंचाई है। यह दाग हर तरह से कमजोर गाजा को खत्म कर देने से नहीं मिटने वाला। हमने आपको 9 अक्टूबर के वीडियो में बताया कि नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे। विपक्ष हमलावर हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सजा का भय सता रहा था। वे सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लगा रहे थे। जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर रही थी, इसलिए वे सभी को साधने में लग गए। हमास के हमले ने नेतन्याहू के पीछे फिलहाल सभी को एकजुट कर दिया है, लेकिन अंतिम रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि नेतन्याहू से इस वक्त सवाल नहीं हो रहा है। पश्चिमी मीडिया या भारत के गोदी मीडिया में यह बताया जा रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन इजराइल के एक बड़े अखबार हारेत्ज का संपादकीय गौर करने लायक है। जंग के माहौल के बीच यह अखबार अपनी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। इसकी पहली लाइन है कि इस समय इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की मानसिक स्थिति कैसी होगी, क्या वे इस लड़ाई के योग्य भी हैं। भारत में इजराइल के सैनिक तंत्र की बात करने वालों के बीच हारेत्ज अखबार का यह संपादकीय पढ़ा जाना चाहिए। 9 अक्टूबर के संपादकीय में रोजल एल्फेर ने लिखा है कि चीफ ऑफ स्टाफ को पता है कि देश के इतिहास की इस सबसे बड़ी सैनिक असफलता के जिम्मेदार वही हैं। वे इजराइल की रक्षा करने में असफल रहे हैं, लेकिन यह नाकामी से भी ज्यादा है। यह ऐतिहासिक अनदेखी का मामला है। कोई इस तरह के अपराध बोध को अपने भीतर कैसे पचा सकता है? क्या खुद पर बहुत गुस्सा होगा? उसके अहंकार को धक्का लगा होगा कि पूरे जीवन की साख मिट्टी में मिल गई? क्या चीफ ऑफ स्टाफ में युद्ध करने का हौसला भी बचा होगा? यह संपादकीय बताता है कि युद्ध के इस माहौल के बीच में भी एक अखबार अपनी सेना के प्रमुख की इस तरह से खिंचाई कर सकता है। इसलिए केवल यह मत देखिए कि कमजोर और निरीह गाजा पर बम गिराने के वीडियो साझा कर इजराइल कितना ताकतवर लग रहा है, यह भी देखिए कि उसके पीछे उसकी हार कितनी बड़ी है और दीवारें कैसे दरक रही हैं। इस संपादकीय में सेना के 3 बड़े प्रमुखों का जो हाल किया गया है उसके बारे में हिंदी के दर्शकों को नहीं बताया जा रहा है। अखबार ने तो यहां तक लिख दिया है कि इजराइल की जनता को इसका प्रमाण दिया जाना चाहिए कि सेना के ये 3 बड़े ओहदेदार पेशेवर और मनोवैज्ञानिक रूप से अपना काम करने के लिए सक्षम हैं या नहीं। भारत में इजराइल के नाम पर फर्जी राष्ट्रवाद का बाजा बजाने वाले इस संपादकीय को पढ़ लें, सांसें फूल जाएंगी। और अभी रुकिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में हेराज अखबार लिखता है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। हम सभी को उनके व्यक्तित्व के बारे में पता है। उस हिसाब से यह माना जा सकता है कि उनकी अंतरात्मा को फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। वे इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं या देखने योग्य ही नहीं हैं। आगे की पंक्ति अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, भयानक है। हेराज लिखता है कि वी शुड नॉट बी ट्रस्टिंग द जजमेंट ऑफ ए मेगालोमैनियक, वन हु मस्ट नाउ रियलाइज दैट हिज ड्रीम्स ऑफ ग्रेटनेस हैव बीन शैटर्ड एंड हिज लाइफ्स वर्क हैज गॉन डाउन द ड्रेन। हिंदी में यही मतलब हुआ कि हमें एक सनकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हेराज अखबार ने नेतन्याहू के बारे में लिखा है। इस संपादकीय को पढ़कर आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अपने मोहल्ले के उन देशभक्तों को ठीक से समझ लेना चाहिए जो इजराइल के इस अखबार से भी ज्यादा नेतन्याहू भक्त बने हुए हैं। ईश्वर को छोड़कर नेताओं की भक्ति की इनकी आदत हर दिन मूर्खता की ओर धकेल रही है। हमास के हमले से इजराइल की बौखलाहट समझी जा सकती है। आयरन डोम और मिसाइलों के तंत्र के वीडियो जारी कर सुरक्षा को लेकर उसने दुनिया के स्तर पर जो धारणा बनाई थी वो अब ध्वस्त हो गई है।
फिलिस्तीन के मुद्दे के लिए लड़ने वाले जानते हैं। इसके पीछे उनका इतिहास है। जब भी इस तरह का हमला होता है, दुनिया उनके मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए मजबूर होती है। ओस्लो से लेकर मैड्रिड समझौते में यही हुआ। भले ही उन समझौतों को इजराइल ने लागू नहीं किया, मगर यह संघर्ष इसी तरह की उम्मीदों से आगे बढ़ता रहा कि हर दिन उसके लोग मारे जा रहे हैं, उनके लोगों के कोई अधिकार नहीं, मौत के अलावा कोई जीवन नहीं, उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो किस जमीन पर फिलिस्तीनी राज्य का सपना देखेंगे। सोमवार दोपहर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में फिलिस्तीन के इलाके और अन्य जगहों पर मारे गए निर्दोष लोगों के लिए मौन रखा गया। यूरोपियन यूनियन ने पहले कहा कि वह फिलिस्तीन को दी जाने वाली $700 मिलियन की सहायता राशि की समीक्षा करना चाहता है। जब इस बयान की निंदा हुई तो यूरोपियन यूनियन ने बयान बदलकर कहा कि हम समीक्षा करना चाहते हैं कि इस राशि का गलत इस्तेमाल ना हो। पहले कहा गया था कि सभी पेमेंट रोक दिए जाएंगे, मगर 5 घंटे के भीतर ही बयान बदल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वे इजराइल द्वारा गाजा पर पूर्ण सीज से व्यथित हैं। उन्होंने कहा है कि हमले से पहले ही गाजा में मानवाधिकारों की स्थिति काफी खराब थी, अब कई गुना बिगड़ जाएगी। हमास के हमले के बाद दुनिया के कई बड़े देश भले इजराइल के साथ आंखें मूंद कर खड़े हो गए हैं, मगर कुछ संस्थाओं को याद है कि इस लड़ाई में एक निर्दोष पक्ष फिलिस्तीन का भी है। फिलिस्तीन का सच बम धमाकों के बीच भी शोर कर रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।